नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कई राज्यों में चुनाव करीब हैं और राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता बढ़ गई। देश के आम नागरिक अब नेताओं को फिर जनता जनार्दन जैसे दिख रहे हैं। हर शख्स में भगवान दिख रहा है। यही वजह है कि चुनाव से पहले किसी के साथ अगर नाइंसाफी हो, खास करके किसी दलित, आदिवासी या पिछड़े तबके के साथ हो, तो पूरी सरकारी मशीनरी सक्रिय हो जाती है, जैसा कि आज हमने देखा, और वो भी जब मामला मीडिया में सुर्खियों में आ जाए। अब इन तस्वीरों को देखिए जो अब आपके स्क्रीन पर आएंगी। ये हैं सीधी जिले के रहने वाले दशमत रावत, जिनका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी आवास पर स्वागत किया। उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ भीतर ले गए, कुर्सी पर बिठाया, उनके पांव धोए, तिलक लगाया, आरती उतारी, माला पहनाई और फिर उनकी कुशलता पूछी। शिवराज चौहान ने उनके साथ हुए सुलूक पर अफसोस जताया और कहा कि उन्हें हर व्यक्ति में भगवान दिखता है। बाद में साथ ही नाश्ता किया और फिर पौधा लगाने पहुंचे। मीडिया से बातचीत में शिवराज चौहान ने इस घटना के बारे में और बताया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। अच्छा, अब जनता को उन्होंने भगवान बोला, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने फिर यह कह दिया कि सब चुनाव से पहले आपको क्यों याद आता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि थू-थू हो रही थी और इस वजह से मीडिया को मैनेज करना था, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। आइए सुनते हैं कमलनाथ ने क्या बोला। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवाएं, और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, कमलनाथ का यह कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कैमरा प्रेम मुख्यमंत्री हैं और कैमरे पर ये सब उन्होंने किया है और चरणों में गिर पड़े हैं और उनको जनता में भगवान दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि जिन दशमत रावत के मुख्यमंत्री ने आज पैर धोए, वो सीधी के रहने वाले हैं। सीधी एक जिले का नाम है मध्य प्रदेश में और आदिवासी समुदाय से आते हैं। कुछ दिन पहले उनके साथ जो हुआ वो बताता है कि जमाना भले ही कहीं पहुंच जाए, कुछ लोगों के दिमाग अब भी सीधे नहीं हुए। वो इंसान को इंसान समझना अब तक सीखे ही नहीं। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा था कि प्रवेश शुक्ला नाम का एक आदमी शराब के नशे में मुंह में सिगरेट लगाए एक आदमी पर पेशाब कर रहा है। यह आदमी दशमत रावत ही थे, जिनकी तस्वीरें आज आपने मुख्यमंत्री के साथ देखी। घटना 10 दिन पहले की है। इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया में प्रवेश शुक्ला की हरकत को लेकर भारी नाराजगी सामने आई। मीडिया की खबरों में प्रवेश शुक्ला को सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया गया, यानी कि वो एक बीजेपी नेता के साथ जो लोग चलते हैं ना हुजूम में, उनमें से एक थे। हालांकि केदार शुक्ला ने इसे गलत बताया है और कहा है कि उनका रिश्ता बस जनप्रतिनिधि और मतदाता का ही है, वो कोई करीबी नहीं है। घटना के बाद प्रवेश शुक्ला ने छुपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी लोकेशन पता लगाई और मंगलवार रात को पुलिस ने 2 बजे प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत सख्त धाराएं लगाई गई। यह मामला बहुत ही गंभीर है और वो भी तब जब राज्य विधानसभा चुनाव में 6 महीने भी बाकी नहीं रह गए। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे को ज्यादा हवा दे रहा था, लगातार दिए चला जा रहा था। और उससे पहले राज्य की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार है, वो ये दिखाना चाहती थी कि भाई हम हरकत में आ गए, हम प्रोएक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस के नेता पीड़ित दशमत रावत के घर पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ कोशिश की जा रही है इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज की, दूसरी तरफ आप देखिए वहां पर भी राजनीति प्रो मैक्स चल रही है।
घटना पर अफसोस और रोष जताने आए राज्य युवा कांग्रेस के नेता विक्रांत भूरिया जिस समय पीड़ित के घर उनकी पत्नी के साथ बैठे थे, उसी समय मुख्यमंत्री का फोन आ गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर अफसोस जताया और दशमत रावत को मुख्यमंत्री निवास आने का निवेदन दिया। पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास तो जा रहे हैं अभी पैसा से हमका लालच नहीं आया। इनको भेज रहा हूं मैं। मौके पर मौजूद विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही और इस घटना के बाद बीजेपी जो कर रही है वो सब नौटंकी। 2 दिन से इनने कुछ खाया पिया नहीं। दशमत भाई जो कोल समाज से आते हैं वो अकेले कमाने वाले परिवार के थे और उनको सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी उनसे मिलना चाहते तो उठाकर ले गए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ऐसी क्या जरूरत थी, अगर आपको पीड़ा थी तो आपको यहाँ इनके परिवार से मिलना था। एक परिवार को तोड़कर, पति को छीनकर, पिता को अलग कर आपको क्या मिल गया? बीजेपी बार बार आदिवासियों पर अत्याचार क्यों करती है? और नीमच में क्या हुआ? नीमच कांड में भी जिसने आदिवासी हमारे कन्हैयालाल भील को गाड़ी से बांधकर घसीट कर मार डाला वो बीजेपी का सरपंच था, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। मनोज नाम था उसका। कांग्रेस के नेता भी दशमत रावत के घर से हटे नहीं। बुधवार रात कांग्रेस के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पीड़ित के घर बैठे रहे। पुलिस को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। जिसके साथ अन्याय हुआ वो मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाएगा। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को भी और भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आ रही है, यहाँ आके नारे लगा रहे हैं। सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला भी पीड़ित के घर पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया उनके सामने। तो अब जब वो वहां पहुंचे थे अपनी संवेदना देने, वो दे नहीं पाए और वहां पर उनको गुस्से का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने उन्हें चप्पलें दिखाई तो बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो ये सारी चीजें आप देख रही हैं। जैसे कि हमने बोला, एक होती है राजनीति, फिर होती है, क्योंकि मोबाइल का आजकल जमाना है, राजनीति प्रो, और एक होती है राजनीति प्रो मैक्स। तो बिल्कुल अभी राजनीति प्रो मैक्स के मोड में चला गया है मध्य प्रदेश। लगातार लोगों के घर जाना, चरण धोना, ये सारी चीजें एक सिलसिलेवार तरीके से होनी शुरू हो गई। क्या नारेबाजी हुई, आइए सुनते हैं। उधर आरोपी प्रवेश शुक्ला जो गिरफ्तारी के वक्त भगवा गमछे में पहले अकड़ते हुए थाने पहुंचा था, वो अगले ही दिन पुलिस की गाड़ी में हैरान परेशान बैठा था। लेकिन एक बहुत ही नाटकीय रूप में एक तरफ आपको उसकी हेकड़ी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ अब पता नहीं, पुलिस को ये बोला गया कि भाई दिखो कि तुम दबंग हो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा रसूख है, तुम्हारा इकबाल है। तो कैमरे में ये दिख रहा है कि पहले एक पुलिस वाले ने एक थपकी मारी और फिर उसके बाद पुलिस वाले उसको धकिया भी रहे हैं और धकिया कर गाड़ी में ढकेल रहे। सियासी हुक्मरान की नजर जहां टेढ़ी होती है वहां पुलिस का भी रवैया बदल जाता है। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो, आप भी पकड़ो। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बैठाओ। चलो बैठो, एक लोग बैठो, एक लोग और बैठ जाओ, बैठो, तुम निकलो, बैठो, 2 लोग बैठो पीछे, बैठो। तो कैमरे में सख्ती दिखी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी अपने आप हुई या फिर एक बनावटी सख्ती है, इसको लेकर के भी मध्य प्रदेश में एक डिबेट चल रही है। उधर सीधी में प्रशासन को जैसे अचानक ख्याल आ गया कि आरोपी के घर बनाते समय अवैध निर्माण किया गया था। अब तक नहीं हुआ था, लेकिन जब यह कांड हुआ तब एकदम से याद आया, ओहो अवैध निर्माण। बुधवार को आनन फानन में बुलडोजर पहुंचे और अवैध निर्माण के नाम पर
कुछ हिस्सा ढहा दिया, कुछ हिस्सा। आरोपी का परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। आरोपी की सजा उसके परिवार को भी मिल गई। ऐसा एकदम तुरंत मिलने वाला न्याय जो है, अब जैसे हमारे प्रशासन की कार्य प्रणाली का एक हिस्सा हो चुका है कि एकदम से कुछ हो, जनता का रोष शांत करना है, तुरंत एक बुलडोजर भेज दो, वो कुछ एक आधा दीवार पिलर वगैरह हिला के चला आएगा। ये होगा कि भाई गजब कार्रवाई कर, ना कोई दलील, ना कोई वकील, कोई खबर सुर्खियों में आए तो तुरंत सड़क पर न्याय करो। न्याय करने के लिए जो न्यायपालिका बनी है उसका जैसे कोई ख्याल ही नहीं। सीधी कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल स्तर का पदाधिकारी रह चुका है और शायद यही वजह है कि जब वो गिरफ्तार हुआ तो थाने में उसकी अकड़ दिखी, लेकिन अगले दिन पुलिस वालों ने उसकी अकड़ निकाल दी। काश ये अकड़ पहले निकाली होती तो फिर किसी जाति या किसी सत्ता के दंभ में कोई दशमत रावत परेशान नहीं होता। लेकिन पीड़ित दशमत रावत पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आदर पाने से पहले दबाव भी कम नहीं पड़ा होगा, वरना उन्हें यह हलफनामा क्यों देना पड़ता या ये बयान क्यों देना पड़ता जिसमें उन्होंने घटना को झूठा बताया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि पीड़ित आदिवासी को दबाने और डराने की कोशिश की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसमें आपका वीडियो है? नहीं है सर, हमारा वीडियो है। प्रभावशाली लोग हैं वो हमेशा छोटे लोगों को दबाते, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उनको दबाव बनाया जा रहा होगा कई तरह के, चाहे पैसे दे के, चाहे दादागिरी से। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पे हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक उस युवा, एक छोटे बच्चे का नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। दशमत रावत ने अपना बयान क्यों बदला, ये तो वही बता सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। अब वो आज तो उन्होंने बात नहीं की तो मुख्यमंत्री के साथ मिले, लेकिन उन्होंने बयान अपना क्यों बदला, अब ये हम नहीं जानते। लेकिन उन पर क्या कोई दबाव था जैसा कि आरोप लग रहा है, या वो खुद ही डर गए थे? अक्सर इस मामले में ये होता है कि जब बहुत सारे लोग आसपास घूमते रहते हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे, हम जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे आती हैं, तो लोग डर जाता है, गरीब इंसान डर जाता है। तो क्या अपने आप डरे या उनको डराया धमकाया गया? और क्या इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? पर यह साफ है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब देखते हुए शिवराज चौहान सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की नाराजगी मोल लेने का खतरा नहीं उठाना चाहती। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 15.62% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.09% है। बहुत बड़ा वोट बैंक है भाई। ऐसे में शिवराज चौहान ने जो भी किया होगा वो मानवीयता के नाते तो बहुत जरूरी था, लेकिन राजनीतिक समझदारी के लिहाज से भी बहुत ही अहम हो गया है, वो भी चुनाव जब 5 महीने दूर हैं बस। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के मीडिया इवेंट बनाने से समाज के पिछड़े वर्गों के साथ न्याय हो सकता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं। 2021 में राज्य में SC/ST एक्ट के तहत 2627 केस दर्ज हुए, जो कि 2020 में दर्ज 2401 केस से 9.38% ज्यादा है। तो जब सरकार चरण वंदना करने लगे और चरणों में आ जाए सरकार, तो फिर वो सिर्फ उस मौके पर ना देखें, आप एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तब एक दृश्य बनेगा। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। बात करते हैं महाराष्ट्र में चाचा और चाचा के आगे भतीजे की बगावत। अजीत पवार की बगावत से नाराज शरद पवार ने कल मुंबई में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो आज दिल्ली में भी। दिल्ली में आज शरद पवार ने अपने आवास पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, लेकिन दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार और उनके साथ गए अन्य 8 विधायकों को पार्टी से निकालने का फैसला किया। बैठक से ठीक पहले एनसीपी दफ्तर के बाहर कुछ पवार खेमे के पोस्टर भी दिखे। एक पोस्टर युद्ध की शुरुआत भी हमने देखी
अजीत पवार ने शरद पवार को 82 साल की उम्र का जो हवाला दिया था, उसके जवाब में एनसीपी दफ्तर के बाहर पोस्टरों में यह लिखा गया कि गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया। और उसके बाद इसमें शरद पवार को, वो फिल्म आपने देखी होगी बाहुबली 1 और 2, तो शरद पवार को बना दिया बाहुबली और प्रफुल्ल पटेल बन गए कटप्पा। और इसमें प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो बाहुबली को मार रहे हैं, यानी कि कटप्पा बाहुबली को मार रहा है और शब्द लिखा हुआ है गद्दार, फिल्मी अंदाज एक। बैठक के बाद शरद पवार ने भी साफ कर दिया कि एनसीपी के अध्यक्ष वो ही हैं। अगर कोई खुद को अध्यक्ष बताता है तो यह पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा, आज उन्होंने जवाब दिया अपना 82 साल का जो तंज कसा गया था कल, उस पर उन्होंने बोला, क्या बोला आइए जरा सुन ले पहले। Now I work for executive. मेरे 82 और 92। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। तो 82 या 92 मैं अब भी असरदार, कह रहे हैं शरद पवार। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी के अधिकतर नेता और इकाइयां अब भी एकजुट हैं। इस बैठक में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में से 7 मौजूद रहे। 15 आमंत्रित सदस्यों में से भी 10 बैठक में मौजूद रहे। एनसीपी की 27 में से ज्यादातर राज्य इकाइयां शरद पवार के साथ दिखी। महाराष्ट्र इकाई के भी पवार के साथ होने का दावा किया गया। इसी सब के आधार पर शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी नहीं टूटी, बस कुछ विधायक ही टूटे। उधर अजीत पवार गुट ने एक बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं। वैसे आज की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी लड़ाई में अपना समर्थन देने का वादा किया। लेकिन शरद पवार और अजीत पवार गुट में कौन असली एनसीपी का प्रतिनिधित्व करता है और पार्टी का नाम और निशान किसे मिलेगा, इसका फैसला अब चुनाव आयोग को करना है। दोनों ही गुटों ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग को पत्र लिखे। आपको याद दिला दें कि अजीत पवार गुट का दावा है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले, यानी कि 30 जून को विधिवत तरीके से शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अजीत पवार को अध्यक्ष चुन लिया गया। यह बात अजीत पवार ने पार्टी के नाम और निशान के दावे को लेकर के आयोग को जो पत्र लिखा था, उसे लेकर शरद पवार ने आयोग से कुछ सवाल भी पूछे हैं और आपत्तियां जताई। हमने आपको बताया था कि एक पत्र लिखा था, 30 जून डेटेड था, वो 5 जुलाई को रिसीविंग हुई। अब उसी बात पर आज शरद पवार ने एक चिट्ठी लिखी। अजीत पवार गुट का यह कहना है कि अजीत पवार को 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और इस सिलसिले में उसी दिन चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया गया। शरद पवार ने यह पूछा कि अगर 30 जून को चुनाव आयोग को अजीत पवार का पत्र मिला तो 3 जुलाई को जब शरद पवार ने कैविएट दाखिल की, कैविएट का मतलब कि भाई इस मामले पे आप कोई भी फैसला लें तो हमसे पूछे बगैर ना कहें, हमको पार्टी बना लें, इसको कैविएट कहा जाता है। शरद पवार कहते हैं 30 जून को आपको सूचित कर दिया गया कथित रूप से, और 3 जुलाई को हम कह रहे हैं कि भाई हमको भी कोई भी आप फैसला ले उसमें शामिल करें या बता दें, जानकारी दें। तो आपने 3 जुलाई को ये जानकारी हमें क्यों नहीं दी? हमें वो पत्र जो है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जिसमें अजीत पवार अपने आप को प्रेसिडेंट बता रहे। आपको बता दें कि कैविएट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका मतलब यह होता है कि उस याचिका या पत्र जिसे दाखिल कर यह कहा जाता है कि दूसरी पार्टी की याचिका पर कोई भी फैसला सुनने से पहले हमारा भी पक्ष सुन लीजिए, हम भी एक पार्टी हैं, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। शरद पवार ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं। शरद पवार पक्ष ने यह भी पूछा कि अगर अजीत पवार गुट का पत्र 5 जुलाई को फाइनल किया गया तो उसे तब तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए था जब तक कि हमारी कैविएट के जवाब में उसकी एक कॉपी हमें नहीं दी जाती। कानूनी एक पॉइंट रेज कर रहे हैं।
इसीलिए शरद पवार कहते हैं, हम आग्रह करते हैं कि चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि अजीत पवार गुट के ने जो याचिका 30 जून को दी है या 5 जुलाई को, और उसके बैक डेट यानी कि 30 जून को दिखा दिया है, इस जैसी कुछ खबरों में क्या यह सच है या नहीं। अब यह जानकारी सही जवाब तैयार करने में हमारे लिए काफी अहम है। ये शरद पवार अपनी चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं। इस बीच शरद पवार के सबसे खास और करीबी नेताओं में से एक माने जाने वाले छगन भुजबल ने एनडीटीवी के संवाददाता सोहित मिश्रा से बात की। अब छगन भुजबल, आप जानते हैं, वो अजीत पवार के साथ चले गए हैं, एक मंत्री के रूप में उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी भी ले ली। भुजबल का कहना है कि बीजेपी के साथ जाने की बात एनसीपी में पहली बार नहीं हुई है। पहले भी शरद पवार के नेतृत्व में कई बार यह कोशिश हुई है, लेकिन हर बार शरद पवार ऐन मौके पर पीछे हट गए। वे हमारे गुरु है, नेता है, मगर जो उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, जिनकी वजह से जो है कई सारे पहले भी घटनाएं घटी है, ये जो नहीं होनी थी। बीजेपी के साथ बार बार चर्चा करना, जाने का तय होना और फिर पीछे हटना, क्या ये सब जो हुआ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2014 से यही जारी है हमारे साथ। इससे पहले अजीत पवार ने शरद पवार से कहा कि अगर वो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे तो मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। अजीत पवार ने सवाल उठाया है कि मैं अगर किसी खास कोख से पैदा नहीं हुआ तो क्या ये मेरी गलती है? हर बार मुझे ही विलेन क्यों बनाया गया? वैसे हिंदुस्तान की सियासत में चाचा और भतीजा के बीच खींचतान या सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जरा ये तो देखिए, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है और इसको जुटाने का काम किया है हमारे सहयोगी सुनील सिंह। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही ही चूक आहे आमची। शरद पवार की छत्रछाया में बड़े हुए अजित पवार ने आखिरकार ये सवाल उछाल दिया। अब चाचा को मात देकर एनसीपी पर काबिज होने की कोशिश में है, बताते हुए कि उन्हें बार बार विलेन बनाया गया। का मला क्यों मुझे लोगों के सामने विलेन बनाया जाता है, समझ नहीं आता। कळत नाही काय माझी चूक आहे, मेरी गलती क्या है, किस लिए और क्यों ये सब चल रहा है, क्यों इस प्रकार की तस्वीर राज्य में निर्माण की जा रही है। मैं किसी की कोख में पैदा नहीं हुआ, क्या ये मेरी गलती है? चूक आहे आमची। जवाब में चाचा ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटी सुप्रिया सुले ने चेतावनी दी कि पिता पर मत जाओ। बाकी कुणाबद्दली बोला, कुणाबद्दली आमच्यावर करा, काही करा। बाकी किसी पर भी बोलो, मुझ पर बोलो या किसी और पर बोलो, हम सब सुन लेंगे, लेकिन बाप के मुंह मत लगो। मैं एक बात बताती हूँ, महिला हूँ मैं, छोटी सी बात पर भी आंख में पानी आता है, लेकिन जब संघर्ष की बात आती है ना, तो वही महिला अहिल्याबाई होती है, वही तारा रानी और वही जिजाऊ होती है। पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा रानी होते आणि तीच जिजाऊ होते। वैसे महाराष्ट्र चाचा भतीजे की कुछ और तकरारें देख चुका है। बाल ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे परिवार का विवाद जग जाहिर है। बाल ठाकरे को बेटे उद्धव और भतीजे राज के बीच उत्तराधिकारी चुनना था। बाल ठाकरे ने बेटे का चुनाव किया। नतीजा ये हुआ कि फायर ब्रांड भतीजे राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना छोड़ दी और 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बना ली। पहली बार किसी ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी। धनंजय मुंडे को गोपीनाथ मुंडे ने बीड़ की राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। गोपीनाथ मुंडे केंद्र गए, लेकिन राज्य में बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना गए। धनंजय गोपीनाथ मुंडे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, लेकिन नाराजगी ऐसी बढ़ी कि चाचा का साथ छोड़ घड़ी के साथ हो लिए। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले भतीजे को छोड़कर नेता बेटे बेटियों को अहमियत देने लगते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। राजनीति में भी यही ट्रेंड है जो परिवार में होता है। मुझे गोपीनाथ मुंडे जी का एक वाक्य यहाँ पर याद आता है, जब उनको पूछा गया कि जब धनंजय मुंडे आप जब राजनीति में अच्छी तरह से काम कर रहे थे, आपकी सारी कमान बीड़ जिले में वही संभाल रहे थे, तो फिर ये पंकजा कहाँ से आपने आगे किया उनको? वो तो पूना में सेटल हुई थी अपने परिवार के साथ। उन्होंने कहा था कि जब शायद ये पत्रकारों के सामने कहा था कि जब मुझे वापस विधानसभा चुनाव लड़ने की नौबत आएगी, तब मैं अपनी बेटी को बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि जगह खाली कर दो।
तो इस वाक्य में काफ़ी गहरा ये है कि शायद अपने भतीजों को नेता लोग अपने कंट्रोल के बाहर समझते होंगे कि इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में भी चाचा भतीजे की नाटकीय लड़ाई हैरान कर चुकी है। बिहार में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के देहांत के बाद चाचा भतीजे यानी रामविलास के भाई पशुपति और बेटे चिराग पासवान आमने सामने आ गए थे। तो चाचा भतीजे का ऐसा ही विवाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रूप में दिखा। पंजाब के कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल के बीच भी ऐसी ही टकरार थी कि मुख्यमंत्री का पद दोनों के रिश्ते के आगे बड़ा पड़ गया। राजनीति में रिश्ते बनते हैं तो टूटते भी हैं, लेकिन घर के भीतर टूट होती है तो तकलीफ होती है और हंगामा भी होता है। निश्चय ही शरद पवार के लंबे राजनीतिक करियर में ये सबसे बड़ी चोट है जो उन्हें अपने भतीजे के हाथों झेलनी पड़ी है। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दर्द जो है वो सिर्फ शरद पवार को हो रहा है, तो जख्म उधर है, लेकिन क्या दर्द शिंदे गुट में भी है? एकनाथ शिंदे गुट में एक बेचैनी देखने को मिल रही है। ऐसी खबरें उड़ रही थीं कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के साथ उनके मतभेद हैं और वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन शिंदे गुट ने, शिवसेना नेताओं ने भी ये माना है कि कुछ विधायक नाराज थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दे दिया। तो देखिए, ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात, लेकिन एक और जगह बवाल चल रहा है जिसको शांत करने का एक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक हुई। इसमें प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियों की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या गहलोत और सचिन के बीच का विवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान पर कांग्रेस की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। सचिन पायलट बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पैरों में चोट की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। करीब 4 घंटे चली इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एकजुटता का ऐलान किया। आज का मीटिंग का स्पेशलिटी है, पूरा नेतागण एक ही साथ डिसाइड हो गया, यूनिटी के बारे में हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बैठक के बाद सचिन पायलट भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखी थीं, जिनमें से 2 मांगों को पहले ही माना जा चुका है। गहलोत ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा के लिए कानून बनाया जाएगा। जहां तक वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात है, तो इसको लेकर भी कदम उठाया जाएगा। सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा। बीते कुछ अरसे से गहलोत और सचिन का टकराव लगभग अपशब्दों तक जा चुका है। इसके पहले भी खींचतान रही, जिसमें पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। चुनाव में 4 महीने बाकी हैं, ऐसे में पायलट की भूमिका क्या होगी ये अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वे डिप्टी सीएम जैसा पद लेने को तैयार नहीं, लेकिन क्या उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाएगा, ये अगली कुछ बैठकों में तय होगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब थोड़ी बात टमाटर की भी कर लेते हैं, जो भाव के मामले में अब भी लाल बना हुआ। टमाटर अब भी खुदरा बाजार में 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, कुछ कुछ जगहों पर 120, 150 इस तरीके से भी बिक रहा है। ऐसे में ये तो लोगों ने दाल और सब्जी में टमाटर डालना बंद कर दिया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं बहुत ही कम उसका इस्तेमाल कर दिया है। टमाटर जब इतना कीमती हो गया है तो चोरों की निगाह भी उस पर पड़ गई। अब कर्नाटक के हासन की इस घटना को ले लीजिए, जहां एक महिला के खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। हासन के गोनी गांव में एक खेत में घुसे चोर टमाटर से भरे 50 से 60 बोरे लेकर चंपत हो गए। धारिणी नाम की महिला किसान ने थाने में रिपोर्ट दिखाई। शिकायत में कहा है कि टमाटर को बेंगलुरु के बाजार में भेजने की तैयारी कर रही थी,
कि तभी चोर उनके 50 से 60 बोरे टमाटर लेकर के भाग गए। उन्होंने टमाटर की बाकी खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया। इस महिला के बेटे ने सरकार से जांच की मांग तो की है, मुआवजा भी मांगा है। धारिणी और उसका परिवार 2 एकड़ जमीन पर खेती करता है, तो सब्जियों की भी ऐसे चोरी होने लगी है। आप बताइए, मंडी से सब्जी संभाल कर आप भी ले जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये दाम हो रहे हैं, जिस तरीके से दाम बढ़ गए हैं, ये एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु बनती चली जा रही है। बहरहाल उम्मीद ये रहेगी कि किसी तरीके की राहत इन किसानों को भी मिले, क्योंकि इनके लिए ये एक बहुत बड़ी पूंजी थी, उसको संभाल करके रखना था इन्हें। और ये चोरी कितना बड़ा कहर बनकर इन किसानों के सिर पर गिरी होगी, हम बस सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं, खबरों की खबर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब एक जबरदस्त खबर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों ने रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट को दुनिया भर में लाइव दिखाया। यह मेडिकल क्षेत्र में देश की नई छलांग है। यह ऑपरेशन डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने यह किया है, और इसे दुनिया के 20 देशों के 2000 से ज्यादा डॉक्टरों ने लाइव देखा। सर्जरी के दौरान सवाल जवाब भी चलते रहे। ये सर्जरी एक रोबोट कर रहा है। उसे डॉक्टरों की टीम नियंत्रित कर रही है, और इस तरह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी घटना घट रही है। दुनिया के 20 देशों के 2198 डॉक्टर इस सर्जरी के गवाह बने। डॉक्टर अनूप कुमार और उनकी टीम सबको इस नई तकनीक के सारे पहलू दिखाती बताती रही। मूवमेंट्स कर रहे हैं अपने दोनों फिंगर और थंब से। लाइव सर्जरी की हम बात कर रहे हैं कि सर्जरी करते हुए आप 20 कंट्रीज को दिखाएं, 52 मेडिकल कॉलेजेस को दिखाएं, जिसमें एनएमसी का पोर्टल यूज हो रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ है। और ये कल ऐसा किया गया, जिसमें हमने एक रोबोटिक लाइव सर्जरी दिखाई किडनी ट्रांसप्लांट की, एंड इसको हम 2000 से ज़्यादा लोगों ने 20 कंट्री से देखा, तो सीखा और उसको सराहा। देश के 52 मेडिकल कॉलेज के अलावा इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों के यूरोलॉजिस्ट जुड़े। 8 महीने पहले इस तरह रोबोट के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत सफदरजंग अस्पताल में हुई। महज साल भर के भीतर ही अब तक 50 सफल सर्जरी की जा चुकी है। दिल्ली की रहने वाली 27 साल की पूजा को उसकी मां ने किडनी दी और ट्रांसप्लांट सफल रहा। डोनर से किडनी निकालने से लेकर रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट तक में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा। 4 की होल करके 3 सेंटीमीटर के अराउंड वो इंसिजन बनता है, और बहुत ही कॉस्मेटिकली एक अच्छा स्कार आया। नंबर 2, उसमें ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना पड़ा। सर्जरी बहुत सूक्ष्म तरीके से रोबोट के माध्यम से की गई, और सर्जरी का जो टाइम था वो भी सिर्फ 50 मिनट्स में पूरा रोबोटिक सर्जरी खत्म हो गया। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हुई। यूरिन प्रोडक्शन तो एकदम से स्टार्ट हो गया था, और अभी बहुत अच्छा यूरिन आ रहा है, और हमें 4 से 5वें दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना है। एक उपलब्धि, एक अनोखी पहल, गवाह दुनिया के कई देश बने। तो भारत अब मेडिकल टूरिज्म के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के डॉक्टरों को टीचिंग और ट्रेनिंग के जरिए जटिल सर्जरी के गुर भी सिखाने में जुटा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही।